जो आपको पता है कि हम आजकल इंग्लिश ट्रांसलेशन के कुछ बेसिक्स पे काम कर रहे हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट ए सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी के वाक्यों में कैसे बदला जाएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि नियमों को समझने से पहले हमें इसमें 4 बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं वाक्यों में, वर्ब कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, अदर वर्ड क्या होता है। तो मैं आपको सब्जेक्ट क्लैरिफाई कर चुका हूँ, वर्ब भी कर चुका हूँ, और अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर आप चाहें तो परिभाषा भी लिख सकते हैं कि क्रिया का संबंध जिस कारक से होता है उसे ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्रिया का संबंध जिस कारक से होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। थोड़ा इसको और सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं परिभाषा के अलावे भी। वो ये है कि ऑब्जेक्ट क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। मतलब कोई भी एक्शन जो होगा, कोई भी एक्शन होगा सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा जब कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। अभी देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल 1, ही फ्लाइज ए काइट। ही फ्लाइज ए काइट। ही फ्लाइज ए काइट, वह एक पतंग उड़ाता है। इसकी हिंदी भी हम लिख लेंगे, वह एक पतंग उड़ाता है। आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको पता है कि प्रश्नों के आधार पर ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जिसके द्वारा कोई एक्शन लिया जाए, जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, वो सब्जेक्ट हुआ। और अंग्रेजी के बाकी में मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, तो ये आपकी वर्ब हो गई, उड़ाना। अब परिभाषा कह रही है कि क्रिया का संबंध जिस कारक से होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर उड़ाने का संबंध किससे है? पतंग से। किससे है? पतंग से। दूसरे तरीके से समझिए कि क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। किसी व्यक्ति ने, हमारा जो सब्जेक्ट है ही, उसने उड़ाने का काम किया, और उड़ाया किसे? पतंग को। ठीक है ना, उड़ाने का प्रभाव किस पर पड़ा? पतंग पर। तो ये हमारा जो हमने डबल अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। और देखते हैं एक सेंटेंस और लेंगे एग्जाम्पल में। दे विल कुक द फूड। यहाँ पर कुक करने का काम है। हिंदी भी लिख लेंगे इसकी, वे खाना बनाएंगे। ठीक है ना, वे खाना बनाएंगे। दे विल कुक द फूड, वे खाना बनाएंगे। अब इसमें काम कौन सा है? खाना बनाना, माने कुक, ये वर्ब है हमारा। अब कुक किसको किया? पकाने का जो काम है, किसको पकाया? द फूड। पकाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? फूड पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके।
ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इसका रोल है। तो अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। मेरे विचार से आपको पहले से पता भी होगा कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आप बिल्कुल ये कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही 2 प्रकार का होता है और मैं आपको अभी फिर उनके ढूंढने के क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो यहाँ हम 2 एरो लगाएंगे। ओके, 2 एरो। एक पर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं निर्जीव कर्म। क्या कहते हैं? निर्जीव कर्म। और ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सजीव कर्म। अभी मैंने आपको बताया कि कर्म क्या है, उसकी डेफिनेशन भी दी और क्लेरिफाई किया कि कर्म है क्या। उसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं उसके टाइप की। ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ निर्जीव कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ सजीव कर्म। अब हम आपको बताएंगे कि इनको हिंदी के वाक्यों में और अंग्रेजी के वाक्यों में कैसे ढूंढा जाता है। तो इनके लिए आपको कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रश्न कर्म ढूंढने के लिए। और वो प्रश्न है क्या, और इसके लिए प्रश्न है किसको। ठीक, अगर किसी वाक्य में आप प्रश्न लगा दें क्या, और कोई जो उत्तर मिलेगा वो निर्जीव कर्म होगा। किसको जब प्रश्न लगाएंगे किसको, तो तब जो उत्तर मिलेगा वो सजीव कर्म होगा। ऐसे अंग्रेजी में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन फॉलो करने पड़ेंगे। एक व्हाट है हमारा और एक होम। इन प्रश्नों के सहारे हम ढूंढ सकेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है और किस प्रकार का है। ठीक है ना। तो अब हम आपको इनके कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे दोनों प्रकार के कर्म आप आराम से ढूंढने लगेंगे, समझने लगेंगे। बाकी हिंदी का हो तो भी आप कहीं समझ जाएंगे। यहाँ पर पहले हम हिंदी के 4 वाक्य ले रहे हैं। जो एग्जाम्पल है वो हिंदी के हैं पहले कि राम दूध पीता, राम दूध पीता है। ठीक है ना। दूसरा वाक्य वे मुझे पढ़ाएंगे। ये हमारा दूसरा वाक्य, वे मुझे पढ़ाएंगे। तीसरा है हम सिनेमा देख रहे हैं। हम सिनेमा देख रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल है हमारा विद्यार्थी पाठ पढ़ चुका है। ठीक है ना। ये हमारा चौथा है, विद्यार्थी पाठ पढ़ चुका है। अब एक कॉमन चीज है इसमें, हमें क्या देखना है, यहाँ पर हम ढूंढेंगे कर्म। ठीक है ना। क्या ढूंढेंगे? कर्म। तो मैंने आपको बताया कि हिंदी के वाक्यों में अगर आपको कर्म पता करना है तो आप 2 प्रश्न लगा देंगे, क्या और किसको, और आपको पता चल जाएगा कि कर्म कौन सा है। राम दूध पीता है। क्या पीता है? दूध। तो ये आपका कर्म हुआ। ठीक है ना। क्या पीता है? दूध पीता है। तो जब हमें क्या से उत्तर मिलेगा तो कर्म हुआ। वे मुझे पढ़ाएंगे। वे किसको पढ़ाएंगे? मुझे। तो ये मुझे इसमें कर्म हुआ। हमने आपको बताया ना कि कर्म जब ढूंढना है तो क्या और किसको, इन 2 प्रश्नों के सहारे हमें उत्तर मिल जाता है। हम सिनेमा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं?
सिनेमा, क्या देख रहे हैं? सिनेमा। तो ये भी कर्म हुआ। विद्यार्थी पाठ पढ़ चुका है, क्या पढ़ चुका है? पाठ। क्या पढ़ चुका है? पाठ। तो ये भी हमारा कर्म हुआ कि विद्यार्थी पाठ पढ़ चुका है। ठीक है ना। अब हम अंग्रेजी के सेंटेंस में देखेंगे, अंग्रेजी के एग्जाम्पल लेंगे कि वहाँ पर अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना हो, कर्म ढूंढना हो, तो हम किस प्रकार से ढूंढेंगे। अंग्रेजी में भी 3-4 वाक्य ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाता है। सेकंड नंबर, दे हैव bought a pen, okay, they have bought a pen. Third number, do you call me? Fourth number, he learns a lesson. ये 4 सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम इनमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन काम करेंगे, एक व्हाट का और एक होम का। ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाता है। व्हाट ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका व्हाट का उत्तर। दे हैव बॉट ए पेन, उन्होंने एक कलम खरीदा है, प्रेजेंट परफेक्ट का बात है। दे हैव बॉट ए पेन। व्हाट, दे हैव बॉट ए पेन, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। डू यू कॉल मी, क्या तुम मुझे बुलाते हो? तो इसमें whom do you call, तो आंसर होगा मी। ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए, या तो आंसर इससे मिलेगा या इससे मिलेगा। पहले इसको ट्राई करें, अगर इससे आंसर नहीं मिलता है तो इससे मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर है तो 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही तरीके हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। ही लर्न्स ए लेसन, वह एक पाठ याद करता है। व्हाट ही लर्न्स ए लेसन, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, व्हाट से मिल गया। तो आपने देखा कि हिंदी के वाक्यों में अगर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो या तो व्हाट से पता चल जाएगा या whom से पता चल जाएगा। ठीक है ना। और आज हमने आपके साथ चर्चा की वर्ब को कैसे ढूंढते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं ट्रांसलेशन के, उन पर बात करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।